वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारे लेक्चर्स चल रहे थे, हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ में हम 4 यूनिट्स को बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। लास्ट यूनिट हमारी बच रही है और वो है हमारी एक्सरे। बेसिकली एक्सरे डिफ्रैक्शन, देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करो तो हमने हर टाइप का स्पेक्ट्रा पढ़ा कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसे होता है, वाइब्रेटरी स्पेक्ट्रा कैसे होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रा जिसमें हमने प्रोटॉन्स के स्पेक्ट्रा की बात करी थी केवल, ईएसआर में हमने फ्री रेडिकल्स देखा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने एटम्स की स्टडी देखी थी, ठीक है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर और फोटो इलेक्ट्रॉन है, हमने काफ़ी सारे स्पेक्ट्रास की स्टडी कर चुके हैं। अब जो लास्टली हमारा बच्चा है वो है हमारा एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन पूरे के पूरे हमारे मॉलिक्यूल का जानकारी हमें देगा। बेसिकली हमें किसके बारे में बताएगा, ये हमें पूरा बताएगा क्रिस्टल के बारे में, ठीक है। जो हमारा क्रिस्टल है कैसे है, उसका अरेंजमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें कौन बताएगा, हमारा एक्सरे का डिफ्रैक्शन बताएगा। एक्सरे का नाम सुनते ही सबसे पहले तो तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि जो वेव तुम यूज़ करने वाले हो वो कौन सी यूज़ करोगे तुम, एक्सरे। मतलब जो सोर्स होगा वो वैसा सोर्स होगा जो कि तुम्हें एक्सरे की वेव्स जो है वो रेडिएशंस तुम्हें निकाल के दे, ऐसे सोर्स का इस्तेमाल करोगे। किसके ऊपर करना है, जिसका भी स्ट्रक्चर तुम्हें चाहिए, जिसका भी स्ट्रक्चर की डिटेलिंग हमें चाहिए, इस तरीके से जिसकी भी हमें चाहिए, हमें डेटा जो चाहिए उसके बारे में हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ चल रही थी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की सीरीज़ के अंदर हमने काफ़ी सारी यूनिट्स कवर कर चुके हैं। आज जो पढ़ेंगे वो लास्ट यूनिट है हमारी एक्सरे डिफ्रैक्शन। देखो बेसिकली अगर स्पेक्ट्रो की बात करोगे तो तुमने यहाँ पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर चुके हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा देख चुके हो, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा देख चुके हो, उसके बाद रमन के बारे में डिटेलिंग देख चुकी है, प्रोटॉन की स्टडी देख चुके हैं, प्रोटॉन स्पेक्ट्रा की स्टडी देख चुके हैं। और अगर इसके बाद की बात करें तो हमने फ्री रेडिकल की स्टडी देख ली कि फ्री रेडिकल का स्पेक्ट्रा कैसे बनता है। और उसके बाद अगर बात करूँ कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे होता है, मॉलिक्यूलर कैसा होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारी की सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता रही थी। मतलब अगर एनएमआर की बात करोगे तो केवल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हमें वहाँ पे पता लग रहे थे कि कितने प्रोटॉन्स आ रहे हैं। मतलब डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। जैसे हमने एनएमआर में केवल अभी प्रोटॉन एनएमआर पढ़ी, हाँ कार्बन की भी होती है, कार्बन 13 भी होती है, ऐसे नाइट्रोजन की भी होती है, तो हमें डिफरेंट स्टडीज़ का पता लगता है। बट हमें पर्टिकुलरली पूरे मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं मिल रही। वहाँ पे हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर रहे हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस स्ट्रक्चर में प्लेसमेंट कैसा है, उस स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट कैसा है एटम्स का, ठीक है। इसी तरीके से रोटेशनल की बात करोगे तो केवल रोटेशनल स्पेक्ट्रा देगा। क्या मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करता तो वो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा देता है। तो कंबाइनली एक स्ट्रक्चर को अगर तुम पूरी तरीके से डिफाइन करना चाहो, उसका अरेंजमेंट, तो देखो हर स्पेक्ट्रा कुछ ना कुछ देता है। इसी तरीके से एक्सरे की बात करोगे तो एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है वो हमें उस मॉलिक्यूल का पैटर्न बताता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, किस तरीके से प्लेस्ड है, उसका किस तरीके से क्या अरेंजमेंट आएगा। मतलब बेसिकली उस पूरा का पूरा क्रिस्टल के बारे में हमें वो स्टडी देता है, ठीक है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से अगर बात करोगे तो यहाँ पे जो तुम्हें स्टडी मिलेगी वो तुम्हें पूरा का पूरा पता किसका चल जाएगा, क्रिस्टल का, कि तुम्हारा क्रिस्टल जो है वो किस तरीके से बना हुआ है, क्या है। आज की क्लास जो है वो बेसिकली एक्सरे को हम इंट्रोडक्शन के ही पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर देखा जाए तो एक्सरे की जो बेसिक स्टडी होती है वो तुम सॉलिड स्टेट के अंदर करते हो, ठीक है। सॉलिड स्टेट जो हम 11-12 से पढ़ते आते हैं, बेसिकली 12th की यूनिट होती है, ठीक है, वहाँ पे हम इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट की जब स्टडी करते हो तो वहाँ पे भी हमें क्या पता लगता था, उनके अरेंजमेंट के बारे में पता लगता था। बस उसी तरीके से हमें ये अरेंजमेंट यहाँ पे देखने हैं, ठीक है। अब अरेंजमेंट की स्टडी कैसे है,
क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हम इस यूनिट के अंदर कवर करने वाले हैं। क्या मेथड्स होते हैं, किस तरीके से इनको कैलकुलेट किया जाएगा, लिखने का पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आज की क्लास में तो हम बहुत बेसिक फिनोमिनन को ही देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारा क्रिस्टल क्या होता है। तो अगर तुम क्रिस्टल की बात करोगे तो एक क्रिस्टल के अंदर तुम्हारे पास ना एक लैटिस होता है, ठीक है, लैटिस बना हुआ होता है और एक यूनिट सेल होती है। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि हमारा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, ठीक है भाई। क्रिस्टल लैटिस, तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी वो आएगी हमारी क्रिस्टल लैटिस। तो अगर क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन लिखे अपन, ए रेगुलर 3D arrangement of lattice point in space is called as क्रिस्टल लैटिस। उसको क्या बोलोगे, क्रिस्टल लैटिस बोलोगे। अब होता क्या है, 3D अरेंजमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल को हम कैसा समझ के रखते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये मेरा एक पूरा रेगुलर जो है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर 3 डायमेंशनल रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। मतलब बिल्कुल देखो ये अरेंजमेंट है तुम्हारे इस तरीके से, यहाँ पे एक एक क्यूब जो बनता है ना तुम्हारा, उस क्यूब को लेके एक क्यूब होता है, उस क्यूब को उठाओगे ना तुम और इस तरीके से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रखते जाओगे तो तुम्हारा एक लैटिस का फॉर्मेशन हो जाता है। इस लैटिस में ये पार्ट कवर हो रहा है तुम्हारा, ये दिख रहा होगा तुम्हें ऑरेंज वाला पार्ट। ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ना, इसको हम बोलते हैं हमारा यूनिट सेल। एक यूनिट सेल तुम्हें ये आइडिया देती है कि तुम्हारे एटम्स का अरेंजमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा। कि हमारे पास ये क्यूब है, क्यूब के पास तुम्हें ये पता है कॉर्नर्स होते हैं, उसके पास एजेस होती है, उसके पास फेस होता है, इसी तरीके से डायगोनल भी होता है, उसका सेंटर भी होता है, बॉडी सेंटर भी होता है। तो इस तरीके से तुम्हें एक यूनिट सेल एक इतना सा हिस्सा जो है उसका एनवायरनमेंट के बारे में बता देगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर जो हमारा प्लेसमेंट अरेंजमेंट एटम्स का वो कहाँ पे होगा। अब इन्हीं अरेंजमेंट के बहुत सारे तुम अलग अलग यूनिट सेल ला के एक पूरा का पूरा क्या बना सकते हो, लैटिस बना सकते हो। लैटिस का मतलब ये है कि किस तरीके से हमारा, ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे पास एक ही एटम हो, एक ही मॉलिक्यूल हो, हमारे पास पूरा मॉलिक्यूल है। उस मॉलिक्यूल को मुझे एक अरेंज करना है, एक 3D पैटर्न के अंदर अरेंज करना है, तो वो 3D पैटर्न हम इस तरीके से एक लैटिस की फॉर्म में अरेंज करते हैं। लैटिस क्या है, ये देखो बेसिकली ये क्यूब ही तो बन रहे हैं। यहाँ पे ये एक क्यूब है, ये रहा दूसरा, 4 क्यूब यहाँ पे तुमने इस तरीके से रख दिए, वो क्या बना रहे हैं, तुम्हारे एटम्स का बना रहे हैं। अब यहाँ पे तुम्हें ये जो ये गोले दिख रहे हैं, अभी तो तुम्हें कॉर्नर्स के ऊपर दिख रहे होंगे केवल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कॉर्नर्स के ऊपर ही हो, कहीं पे मिडल में भी हो सकता है, फेस के ऊपर भी हमें मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें उन यूनिट सेल की स्टडी करनी पड़ेगी कि वो यूनिट सेल कैसी हो सकती है। उसके बाद हमारे ये लैटिस कैसे बनेगा, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो चीज़ें आती हैं। तो इतना डीपली तो हमें नहीं जाना। बेसिकली सॉलिड स्टेट का पार्ट होता है कि सॉलिड स्टेट में हम पैकिंग पढ़ते हैं, किस तरीके से मॉलिक्यूल अरेंज होता है, टेट्राहेड्रली होता है, ऑक्टाहेड्रली होता है, ये सारी चीज़ें मैं ये मानती हूँ कि ग्रेजुएशन हो या 12th हो, अब तक ये चीज़ें तो तुम लोग पढ़ते आए हो, ठीक है। रेगुलर पैकिंग वगैरह सब तुमने ये फिनोमिनन सारा देखा है। अभी जो हमें देखना है वो इसके मेथड देखना है, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी पता होनी चाहिए। अब हमें ये तो पता लग गया कि भाई हमारा लैटिस है जिसके अंदर हमारी यूनिट सेल है,
ठीक है। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद हम यूनिट सेल के टाइप्स देखेंगे कि कितनी तरीके की हमारी यूनिट सेल यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है। जनरली 3 तरीके की होती है यूनिट सेल हमारी, ठीक है। कई बुक्स के अंदर हमारे देखो, अगर सबसे पहले तो चलो हम यूनिट सेल की ना डेफिनेशन ही लिखते हैं, ठीक है ना। थ्री डी ग्रुप of lattice that generate the whole lattice by repetition इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो हमने अभी यही बात बोली कि अगर मैं इसका रिपीटेशन करती जाऊँ, एक यूनिट सेल का अगर तुम रिपीटेशन करते जाओगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, लैटिस का फॉर्मेशन। यही तो अभी हमने यही चीज़ तो देखी थी कि ये वाला जो एक बॉक्स है ये तुम्हारा रिपीट होते 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 देखो क्या बना रहा है, तुम्हारा लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट सेल की डेफिनेशन यही होती है। अब बात करेंगे कि यूनिट सेल हम कितने में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो देखो यूनिट सेल ना 3 के अंदर डिवाइड होती है मेजरली, ठीक है। एक होती है तुम्हारी सिंपल क्यूबिक सेंटर्ड, ठीक है, एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी को हम सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, बीसीसी को हम बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं, एफसीसी को हम फेस सेंटर्ड बोलते हैं। कई बुक्स इसको भी बताती है कि ईसीसी भी होती है एज सेंटर करके, लेकिन ऐसा नहीं है। मेजरली जो मिलती है वो केवल और केवल 3 ही हमें डेटा अवेलेबल है, ठीक है। एज के अंदर बोला जाता है कि एज के ऊपर प्रेजेंट रहती है, ऐसा नहीं है। इसका ऑथेंटिक रीज़न दिया गया है कि ईसीसी क्यों प्रेजेंट नहीं होती है। हम क्यों केवल एससीसी, बीसीसी और एफसीसी ही की डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। ईसीसी का मिलना लगभग बहुत कम पॉसिबल है, क्योंकि अगर तुम ईसीसी बनाओगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं से तुम्हारा बन जाएगा। जहाँ तुम एज के ऊपर बात करोगे तो एज कहाँ आएगी, क्योंकि एज क्या करोगे, कवर करोगे। जैसे ही तुम एक एज को कवर करोगे तो वैसे ही तुम्हारा एटम जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ पे भी एक का कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन एज के ऊपर एज ही तो रख रहे थे तुम, तो वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती। तो ईसीसी का होना लगभग पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ कुछ बुक्स छापती हैं, छापने दो उनको, ठीक है। हमें केवल और केवल 3 से मतलब है जो हम मेजरली पढ़ने वाले हैं। बात करें हमारी किसकी, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक में देखो हमें ये पता है कि हमारा क्यूब तो होगा ही होगा, अच्छे से बनाएंगे हम, ठीक है।
ठीक है, 3 क्यूब हमारे इस तरीके से बन गए। अब हम है ना यहाँ पे रीअरेंजमेंट देखेंगे कि हमारा किस तरीके से हमारा जो है मॉलिक्यूल रीअरेंज होगा। रीअरेंज का मतलब सॉरी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देखेंगे कि सेंटर्ड में क्या होता है। ठीक है, सबसे बात करें सिंपल क्यूबिक की, तो सिंपल क्यूबिक के अंदर जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो केवल और केवल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे। अब तुम्हें ये पता है एक क्यूब है, एक क्यूब के पास कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं तुम्हें, एक 2 3 4 5 6 तो ये हो गए 7 और ये 8, कितने हो गए, तो 8 कॉर्नर्स यहाँ पे क्या होते हैं, कवर। तो अगर तुम्हारा मॉलिक्यूल की यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक आ रही है तो सिंपल क्यूबिक का मतलब ये है कि एक यूनिट सेल के अंदर जो तुम्हारे एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, केवल और केवल 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 कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देनी है। ठीक है, तो एटम्स यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे एटम्स, क्यूब के कॉर्नर के ऊपर रहेंगे। बॉडी सेंटर्ड की बात करूँ तो बॉडी सेंटर्ड के अंदर जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो सेंटर के ऊपर। ठीक है, सेंटर मतलब क्यूब का जो सेंटर होता है वहाँ पे, प्लस कॉर्नर के ऊपर। तो सेंटर यहाँ कहीं इसका लाई करेगा। ठीक है, तो एक मैंने सेंटर पे मार्क कर दिया, नहीं दिख रहा तो थोड़ा और दिखा देते, ये लो। ठीक है, कॉर्नर्स की बात करो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कॉर्नर्स हो गए हमारे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, क्या बनाएंगे, सेंटर प्लस कॉर्नर। ठीक है, एफसीसी की बात करोगे तो एफसीसी के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, फेस के ऊपर प्लस सेंटर के ऊपर। कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहोगे, फेस के ऊपर और साथ ही साथ सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि एक क्यूब के पास कितने फेस हो सकते हैं, 6। अगर देखो, ठीक है, थोड़ा सा देखना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। अगर एक क्यूब है, एक ऊपर नीचे 2 ऐसे हो गए और सामने सामने हो गया ना, एक क्यूब हो गया। देखो ये है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली दिस इज नॉट अ क्यूब, इट इज़ अ क्यूबॉइड। क्यूब होगा जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ सारी हाइट एंड वगैरह जो है वो सेंटीमीटर वगैरह सब सेम रहेंगे। ठीक है, बट हमें सिर्फ फेस की बात करनी है, फेस समझना है तो हम क्यूबॉइड से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ये देखना है कि मैं इसका हाथ ये इतना कर दूंगी तो ये सारी जो साइड्स है वो मेरी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे 2 फेस हो गए, 3 4। ठीक है, पीछे जो मेरी साइड है एक और एक जो तुम्हारी साइड, कितने फेस हो गए, 6। तो 6 फेस का मतलब 6 एटम्स तुम्हारे प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, फेस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे, जब हम फेस सेंटर की बात करोगे तो देखो एक फेस यहाँ पे है, एक यहाँ हो गया, 3 यहाँ, 4 यहाँ। अब क्या है ना कि 2D स्ट्रक्चर भी बना रहे, क्यूब नहीं है। अगर देखोगे तो फेस में आगे, जैसे मैंने बताया ना, आगे और पीछे वाला, तो ये तो हमारे साइड वाले हो गए 4 फेस। अब आगे और पीछे एक इधर से है तो एक इधर, तो एक को हम इसके पास में मार्क करते हैं और एक को इसके पास में मार्क करते हैं। ये दोनों क्या बताते हैं, एक तो पीछे वाला फेस है और एक क्या है, आगे वाला फेस है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इनको मार्क करेंगे। उसके बाद कहाँ पे प्रेजेंट होगा मेरा ये, एक मेरा ये सेंटर पे जो ब्लैक से मैंने मार्क करा है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेंटर के ऊपर। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि एससीसी, बीसीसी, एफसीसी तीनों कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं ये बेसिक यूनिट सेल्स है जिससे पूरा हम एक लैटिस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इन यूनिट सेल को पढ़ लिया ना तो हमें सारी की सारी चीज़ें जो है वो समझ आ जाएंगी। तो सबसे मेजरली हमें ये चीज़ें याद करनी है और उसी के बाद जो है वो हम आगे की हमारी लैटिस वगैरह की स्टडी करेंगे। ठीक है,
अब बोलोगे मैम ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा ठीक है, फीचर्स ऑफ अ क्यूब भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, क्यूब के फीचर्स क्या क्या होते हैं चलो देखते हैं। अगर एक क्यूब की बात करोगे तो एक क्यूब के पास क्या क्या अवेलेबल होता है। एक क्यूब के पास देखो 8 कॉर्नर्स होते हैं, अभी मैंने बताया 6 क्या होते हैं, फेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं। ठीक है, एक सेंटर होगा। ठीक है, बॉडी डायगोनल की बात करोगे तो 2 प्रेजेंट होती है, 2 बॉडी डायगोनल और 12 जो है वो फेस डायगोनल हो गई। ये कुछ चीज़ें जो है वो हमें देखनी है। ठीक है, 12 फेस डायगोनल का मतलब है 2 ऑन ईच डायगोनल। दो जो है ना वो हम एक के ऊपर रखेंगे। ठीक है, 2 ऑन ईच बॉडी डायगोनल, हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अभी तुम ये बोलोगे मैम ये कैसे हुआ है हमें समझा दो। तो अगर हम क्यूब की बात करोगे तो मैं वही वाला वापस से सामान लेकर आता अपन। ये देखो, ठीक है, कॉर्नर्स गिनो, 1, ये आगे 2, 3, 4, 4 ही नीचे हैं, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर समझ आ गए होंगे। 6 फेस वो मैं बता ही चुकी हूँ। ठीक है, 12 एजेस है ना। अब एजेस गिनो, देखो ये टॉप लाइन आ रही है, एक एज हो गई, ये दूसरी एज हो गई, तीसरी एज, चौथी एज, 5वीं, 6th, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11 एंड 12। कितनी हो गई, 12 एजेस। तो इस तरीके से कितनी हो गई हमारी, 12 एजेस हो गई है। ठीक है, एक सेंटर डेफिनेटली है इसका, एक सेंटर में जो ये रखा हुआ है ना ये इसका सेंटर समझ लो। ठीक है, 2 बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब देखो डायगोनल क्या होती है कि जो तुम्हारे सेंटर से हो ना वहाँ से वो निकले। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो मुझे यहाँ से, जब तुम पकड़ोगे इसको तो यहाँ से यहाँ नीचे आओगे इसके, मैंने यहाँ से एक बॉडी डायगोनल डाली, मैं यहाँ पे आऊँगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से डालोगे तो दूसरा सेंटर यहाँ कवर होएगा। तो टोटल कितनी डाल सकते हो, केवल 2 ही तो आ सकती है, तो 2 बॉडी डायगोनल हो गई। फेस की बात करोगे तो 12 फेस है तुम्हारे पास। ठीक है, सॉरी 12 फेस डायगोनल, 6 फेस है, 12 फेस डायगोनल, मतलब पर के ऊपर एक के ऊपर तुम्हें 2 मिलेंगे। कैसे, ये एक फेस है समझना, यहाँ से एक बॉडी डायगोनल निकालोगे, फेस के सेंटर से पास करनी है तुम्हें। कहाँ से पास करोगे, सेंटर से। सेंटर से जब पास करोगे एक ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी। इसी तरीके से हर फेस के ऊपर तुम्हें 2 मिलेंगी। हर फेस पे 2 मिलेगी तो टोटल कितनी हो जाएगी तुम्हारी फेस डायगोनल्स, 12 फेस डायगोनल्स अवेलेबल होंगी। तो इस तरीके से ये फीचर्स हैं, ये हमें पता होने चाहिए क्यूब के। अब बोलोगे मैम आपने क्यों बताया, हमें पता है। अरे मुझे पता है कि तुम लोगों को पता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है बताना, इसीलिए मैं बता रही हूँ। कई बार होता है इन्हीं चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर बाद में हम क्वेश्चन गलत कर आता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये चीज़ बताई है। आगे बात समझ में। अब जब हमने इतना पढ़ा तो इसी के साथ साथ ना इसका कंट्रीब्यूशन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन क्या है देखो, कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि जहाँ पे भी मेरा एक एटम प्रेजेंट होगा वो कितने से कंट्रीब्यूट कर सकता है। ठीक है, कितने एटम से वो कंट्रीब्यूट, मतलब कितने अपनी एरिया से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो सबसे पहले अगर कॉर्नर की बात करोगे तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ठीक है, फेस का होता है हाफ, कितना होता है, हाफ। उसके बाद देखो बेसिकली अगर बताया जाए तो तुम एक रूम को मान के चल सकते हो। उस रूम के एक कॉर्नर तुमने लिया है, उस कॉर्नर पे देखो एक इधर जा सकते हैं, एक इधर जा सकते हैं, ऊपर एक नीचे। तो इस तरीके से तुम्हारे पास कितने आ सकते हैं, 8 का, मतलब एक एटम जो है ना वो 8 कॉर्नर से तुम्हारा कंट्रीब्यूट कर सकता है। फेस करोगे तो एक, अगर ये फेस है तो एक के बाद यही तो दूसरा हो सकता है, तो 1/2 ही तो कंट्रीब्यूशन उसका रहना है, 1/8 नहीं रहेगा।
एजेस की बात करोगे तो एजेस का कितना रहता है, एजेस जो है वो हमारी 1/4 रहती है, ठीक है। 1/4 कैसे, देखो एक एज ये ले लो तुमने, ठीक है, एक ऊपर वाली एज तुम अपने रूम की ले लो, इस एज के एक इधर एज होगी, एक इधर एज होगी, एक नीचे की साइड होगी, एक इधर की साइड होगी पीछे की तरफ, तो कितनी आ जाएगी तुम्हारे, 4 एज आ जाएगी। सेंटर का कंट्रीब्यूशन तो एक ही रहना है, क्योंकि सेंटर केवल एक में ही रहेगा, तो वहाँ पे तो एक ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। उसके बाद बात करें हम बॉडी डायगोनल की, तो बॉडी डायगोनल कितना करेगी, वो भी 1 करेगी, और फेस डायगोनल भी कितना करेगी, 1/2 करेगी, ठीक है, क्योंकि फेस कितना कर रहा है 1/2, तो फेस डायगोनल भी क्योंकि उसी फेस के ऊपर है, बॉडी डायगोनल क्योंकि सेंटर से है तो वो भी 1 कर रही थी, तो बॉडी डायगोनल भी 1 ही करेगी। तो इस तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन का काम आएगा, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए काम आएगा। अब कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे। उससे पहले कुछ और चीज़ बची है हमारी जो हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है, देखो हम ना यहाँ पे पढ़ेंगे कि एससीसी, बीसीसी और एफसीसी अगर हमारे पास 3 इस तरीके के हैं तो हम उनका कंट्रीब्यूशन कैसे देखेंगे, उनके में एज कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी जाएगी, ये सारी चीज़ें हमें देखनी, ठीक है। बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, 3 हो गए तुम्हारे पास यहाँ पे। सबसे पहले बात करें इसकी, ये कौन सा है, एससीसी के लिए बताऊंगी। दूसरी जो बात करेंगे अपन किसकी बात करेंगे यहाँ पे, बीसीसी की, देन बात करेंगे एफसीसी की, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की बात करोगे तो सिंपल क्यूबिक क्या कहता है कि जो हमारे एटम्स हैं वो केवल और केवल कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, कॉर्नर्स के ऊपर ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही तुमने ये बोला कि कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो देखो मैं 1-2 कॉर्नर यहाँ पे लिया मैंने, शायद रफली बनाना पड़ेगा इसको, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। इस तरीके से 2 फेस आ गए। अब तो मुझे बताओ अगर मैं इसकी डिस्टेंस कितनी लूँ, ठीक है। थोड़ा सा ढंग से नहीं बना, इसको हम थोड़ा और प्रॉपर वे में बनाएंगे, ठीक है। 2 एटम है सेम साइज के, अगर एज की डिस्टेंस की क्यूब की बात करें तो ए होती है, ठीक है। अब तुम्हें ये पता है ये हाफ कवर कर रहा है, यहाँ से हाफ कवर करेगा तो ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है, तो जो ए की वैल्यू वो कितनी है, 2r के बराबर, विच इज़ इक्वल टू डी। हम उसको कम पूरे को क्या मान देते हैं, डी मान देते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इसकी लेंथ दे सकते हैं। बीसीसी में अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो बीसीसी में कहाँ बोला था कि एक एटम तुम्हारा सेंटर मतलब इधर रहता है, एक सेंटर के ऊपर रहेगा और एक और मेरा कॉर्नर के ऊपर रहेगा, इस तरीके से। अब तुम्हें पता है ए होता है ना ए तो पता है। ये अब ए जब पता है हमें, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैम अब कैसे निकाले। तो देखो ये वाला कंट्रीब्यूशन आर का है, वहाँ पे भी आर हो जाएगी, रेडियस और रेडियस यहाँ पे भी हमारी आर हो जाएंगी, ठीक है। और ये कितनी हो जाएगी, ये वाला तो पूरा एटम आ रहा है तो आर और आर, इसका सेंटर यहाँ है ना, ये आर और आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा अब हमारा, साथ ही साथ देखो ये जो ये वाली चीज़ लोगे, ये क्या है, तुम्हारी बॉडी डायगोनल है, ठीक है। बॉडी डायगोनल के ऊपर तुम देख रहे हो, बॉडी डायगोनल के ऊपर देखोगे तो जो तुम्हारा ये इस तरीके से जो स्ट्रक्चर आएगा वो तुम्हारा कुछ ए इस तरीके से आएगा, और विच इज़ इक्वल टू जो बॉडी डायगोनल होती है ना, उसकी वैल्यू अगर तुम एक ए मान के चल रहे हो, उसकी जो लेंथ है ना
उसको ए मान के चल रहे हो क्यूब की, तो यहाँ पे जो बॉडी डायगोनल निकलती है कितनी निकलती है, √3 और √3 किसके बराबर हो जाएगी, 4r के, और 4r किसके बराबर है, 2d के, क्योंकि हमने 2r को d माना है तो 4r कितना हो जाएगा, 2d के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब ये मत पूछना बॉडी डायगोनल कैसे निकले, इतना पाइथागोरस और ये सब लगा के देख लेना। ठीक है, बात करें एफसीसी की, तो एफसीसी पे हमने कहाँ पे एटम्स को प्लेस किया था। एफसीसी में अगर बात करोगे तो एटम्स जो प्लेस करे थे वो हमने प्लेस करे थे फेस सेंटर के ऊपर। ठीक है, और कहाँ प्लेस करा है हमने उसको, कॉर्नर के ऊपर, यही तो नहीं, फेस के ऊपर, और साथ ही साथ कहाँ पे हमने, कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, एक मिनट, आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे फेस प्लस कॉर्नर आएगा। ठीक है, फेस प्लस कॉर्नर। ठीक है, सेंटर नहीं आएगा। एक बार वापस से लिख देते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6, बाकी ये कॉर्नर रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा फेस प्लस कॉर्नर। ठीक है, अब हम इसको निकालेंगे, अब कैलकुलेट कर लो, अब आ जाएगा यहाँ से ये कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर ले लो, और एक फेस जो है वो मेरा मिडल वाला ये वाला फेस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो देखो रेडियस वही आएगी तुम्हारे पास, ये मेरी r है, ये इधर निकालोगे r निकालोगे, ये निकालोगे तो ये भी r आएगी। अब यहाँ पे जब तुम देखोगे तो ईच जो तुम्हारी वो आती है ना फेस, उसके लिए ये वाली डिस्टेंस देखोगे, और ये जो डिस्टेंस आती है √2a के बराबर, विच इज़ इक्वल टू 4r, विच इज़ इक्वल टू 2d। किसके इक्वल हो जाएगी वो, हमारे 2d के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अब तुम्हें अगर यहाँ से r की वैल्यू निकालनी हो तो तुम नहीं निकाल पाओगे क्या, √3a/4 हो जाएगी। यहाँ से r की वैल्यू निकालनी हो √2a/4 हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये चीज़ भी थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट रहती है। अब बात करें कि हमने वो कंट्रीब्यूशन क्यों पढ़ा था, है ना, कंट्रीब्यूशन की कितना क्यों करेगा, कि कितना यूनिट सेल का फॉर्मेशन वो हमारा करेगा। ठीक है, तो देखो ठीक है, देखते हैं। देखो सबसे पहले एससीसी के लिए बात करो। एससीसी के लिए क्या बोला तुमने, कॉर्नर है। अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास 8 कॉर्नर है, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, कितनी यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगी, 1 यूनिट सेल का फॉर्मेशन। मतलब एक एससीसी अगर कॉर्नर पे बनाओगे तो कितना, 1 यूनिट सेल बनाएगी। अब 1 यूनिट सेल कैसे बनाओगे कि तुमने ऐसे बनाया और एक ऐसे, तो एक ही यूनिट सेल होगी, जो लैटिस में बनेगे उसमें एक लैटिस आएगी। इसी तरीके से बात करो बीसीसी की, बीसीसी में एक था बॉडी सेंटर के ऊपर और प्लस कॉर्नर था। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 है क्योंकि एक ही एटम था, कॉर्नर के ऊपर 8 है, कंट्रीब्यूशन 1/8 है, कितना आ जाएगा 2। कितनी यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर सकती है बीसीसी, 2 यूनिट सेल का फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकती है, या फिर हम इसको एटम भी बोल सकते हैं, 2 एटम। ठीक है, एटम। बात करो एफसीसी की, एफसीसी फेस प्लस कॉर्नर अभी बताया। फेस का तुम्हें पता है कितने फेस होते हैं, 6, कंट्रीब्यूशन 1/2 प्लस कॉर्नर 8, 1/2, कितना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा इसका 4। ठीक है, तो एफसीसी में 4 यूनिट्स है, यहाँ 4 एटम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए हमने जो अभी तक पूरी रामायण गाई थी वो इसी को बताने के लिए गाई थी कि कितनी यूनिट सेल का फॉर्मेशन करेगा, कितना क्या होगा, वो सारी की सारी जो थी हमने इसी की चीज़ों के लिए बताने के लिए की थी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था हमारा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ए एटम था वो जो है वो बीसीसी के ऊपर प्रेजेंट है तुम्हारा। ठीक है,
और बी जो है वो प्रेजेंट है एफसीसी के ऊपर। तो ये बताओ कि ए और बी में कितने एटम प्रेजेंट होंगे, कितने यूनिट सेल का फॉर्मेशन ये करेगी, कितने एटम्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो देखो ए एटम कहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारा बीसीसी, बीसीसी कहाँ होती है कॉर्नर के ऊपर और बॉडी सेंटर के ऊपर। 8 × 1/8 प्लस 1 × 1 करो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। तो ए के कितने हो जाएंगे तुम्हारे 2। अब बात करें बी का, तो बी क्या है हमारी एफसीसी के ऊपर है ना। एफसीसी की बात करोगे तो एफसीसी क्या कहती है कि फेस प्लस कॉर्नर के ऊपर होगा। फेस कितने होते हैं 6 होते हैं और 1/2 इनका कंट्रीब्यूशन है, 8 × 1/8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है, कितना आ जाएगा अभी बताया था 4। तो अगर तुमसे कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका पूछ ले तो तुम इस तरीके से निकाल सकते हो कि मेरे पास ए के लिए कितने एटम्स होंगे 2, बी के लिए कितने होंगे 4, मतलब एक यूनिट सेल मिलके जो बनेगी वो A2 और B4 की बनेगी हमारी, कि ए के 2 होंगे और बी के 4 होंगे। डिपेंड किसके ऊपर करेगा, जो तुम्हें क्वेश्चन यहाँ पे गिवन होगा। ये तुम्हारा क्वेश्चन था कि ए जो है वो बीसीसी पे प्रेजेंट है और बी कहाँ है एफसीसी के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज की ये क्लास बेसिक इंट्रो की क्लास थी हमारी एक्सरे की। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये तो लैटिस है, ठीक है, ये लैटिस की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद ये यूनिट सेल की डेफिनेशन। उसके बाद हमने यूनिट सेल के टाइप्स पढ़े थे, कितने टाइप्स की यूनिट सेल होती है, फीचर्स एंड कंट्रीब्यूशन। उसके बाद ये कितना डायगोनल कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा इनका, और उसके बाद ये तो निकालना आ गया, और उसके बाद ये क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू।